दोस्तों CAA इम्प्लीमेंटेशन की डेट 2 दिन पहले अनाउंस हो चुकी है। ऑफिशियली गज़ेट में ये पब्लिश कर दिया गया है। उसके साथ साथ ही बहुत सारी न्यूज़ और बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी सही और गलत जानकारी अब तक आ रही होगी डेफिनेटली। जितने भी सोशल मीडिया या न्यूज़ पर आपको सिर्फ आधी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अब पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है उसको डिटेल में समझना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको किसी तरह का पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स रहिए, कुछ होने वाला नहीं है ऐसा। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमको सावधान नहीं रहना है या फिर चीज़ें समझनी नहीं है। तो अब कानूनी एतबार से कुछ चीज़ें आपको एक साथ समझना होगी। वो क्या क्या है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ एक एक करके। पहले CAA क्या है थोड़ा समझ लेते, फिर आगे बढ़ते एक एक चीज़ें। देखो, एक हमारे पास में एक बहुत पुराना कानून है जिसको बोलते हैं, ये सामने आपके ये पूरा कानून है, बहुत पुराना है। इसको बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। मतलब ये कानून है हमारा जो 1955 से बना है। तो ये हमारे को क्या डिसाइड करता है कि जो भारत के जो शहरी है, भारतीय है, जो सिटीजन है, तो वो सिटीजन कैसे रहेंगे वो बताता। तो उसकी मतलब कौन सिटीजन हो सकता, कौन ले सकता, कौन नहीं ले सकता, या कौन टर्मिनेट किया जा सकता, उसके बारे में बताया जाता है। तो ये पूरा कानून है जिसकी वजह से पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है उसमें। ठीक है, तो अब CAA क्या है? तो CA क्या है, यहाँ पर C का मतलब सिटीजनशिप और A का मतलब होता है अमेंडमेंट और A का होता है एक्ट 2019। तो ये CAA है जो 19 में पास किया गया था पार्लियामेंट में, बट इसको अमल में नहीं लाया गया। अब ये A का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट इसका मतलब होता तब्दीली, बदलाव, तरमीम। तो ये जो पुराना कानून था इसमें कुछ बदलाव किया गया ये कानून के जरिए। ठीक है, ये तो बहुत पुराना था पहले से ही, अब इसमें थोड़ा बदलाव किया गया। अब बदलाव कहाँ किया गया? ये यहाँ पर 2 नंबर की सेक्शन है, यहाँ पर बदलाव किया गया जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ ये वाली ये एक्स्ट्रा डाली गई, ये वाली सेक्शन 6B। उसके साथ साथ 7D भी डाली गई, नीचे आपको दिख रहा होगा, ये वाली एक्स्ट्रा डाली गई। तो ये बदलाव किया गया इसमें। दोस्तों आप समझते, मतलब ये तीन, एक 2 नंबर की 6B और 7D ये बदला गया है। पर हमको और चीज़ इसमें क्या है वो भी समझना होगा। अगर हम नीचे आएंगे, मतलब ये जो लाल बाउंड्री बनाई मैंने इसको बोलते हैं CAA जो लाया गया, और वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। उसके साथ साथ आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लमेटिक काम है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसको तो यहाँ पर 14A बोल के है। 14A क्या है? इश्यू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। मैं इसको जूम इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसी को ही बोलते हैं NRC। अब ये क्या है आपको पूरा समझ आता हूँ मैं। अब ये पूरा कानून मैं आपको समझाने वाला नहीं हूँ, जो हमारे से रिलेटेड सेक्शन है वो ही बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ आपको ये वाली चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। यहाँ पर मैं अलग पेन से बनाता हूँ ये 3। अगर किसी को भी भारतीय सिटीजनशिप होना चाहिए या फिर इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए तो वो कैसे मिल सकती? तो पहला है बाय बर्थ, मतलब आपकी पैदाइश यहाँ की होनी चाहिए। उसके बाद में डिसेंट, मतलब डिसेंट का मतलब क्या है कि आपके जो पूर्वज है ना, आपके जो पूर्वज है वो भारत के होने चाहिए, और हो सकता है आप अभी बाहर है दोस्तों। और यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन, मतलब आप बाहर के हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करके भारत का जो नागरिकता मिल सकती है, जैसे कि अदनान स्वामी का एग्जाम्पल हमारे सामने है। उसके बाद में एक और नीचे नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या रहता है? अगर पहले कैसा था, अगर कोई 11 साल तक भारत में रह रहा हो वीज़े के साथ, विदेशी आदमी, तो वो भारत का नेचुरली कुदरती तौर पर सिटीजनशिप बन जाता है। उसको अमेंड करके 5 साल कर दिया गया अभी। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये 4 तरीकों से कोई भी भारत का शहरी हो सकता है, ये 4। तो अभी हमको जो रेड कलर में जो CAA है, मतलब ये 2 6B और 7D, उसके साथ साथ ये जो 14A बोल के जो NRC की सेक्शन है ये भी हमको समझनी है। उसके साथ साथ ये सिटीजनशिप में बर्थ क्या है ये भी समझना है। मतलब इतनी चीज़ें हमको समझनी है। अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ क्या है। तो ठीक है, पहला है सेक्शन नंबर 2। देखो सेक्शन नंबर 2 अहम है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो अभी CAA है ना, जो CAA, तो इसमें ये सेक्शन ये 2 है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें इतना चीज़ें चेंज की गई है, जो दिख रहा है यहाँ पे इतना डाला गया है, इतना डाला गया। तो ये क्या कहता है कि जो भी इंसान, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 3 देशों से, कुछ लोग, कौन लोग वो हो सकते हैं? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन और क्रिश्चियन। ये लोग अगर इंडिया में आते हैं
मतलब इलीगली आते हैं, माइग्रेंट होके आते हैं, मतलब वीजा लेके इंडिया में आया और इंडिया में ही रह गए, फिर वापस गए ही नहीं, अब उनका वीजा एक्सपायर भी हो गया तब भी यहीं रह रहे हो, तो ऐसे को इलीगल बोला जाता था पहले, है ना। अगर ये लोग अगर इंडिया में आके रह रहे इलीगली तो उनको इलीगल माइग्रेंट बोला जाता था। अब ये कानून आने के बाद, मतलब अभी सीए की इम्प्लीमेंटेशन के बाद, अब उनको इलीगल नहीं कहा जाएगा, ठीक है। ये शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ इलीगल माइग्रेंट, तो अब उनको इलीगल माइग्रेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा। इसका ये मतलब है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से मुस्लिम के अलावा ये सारी कौमें अगर इंडिया में आती है इलीगली तो उनको अब इलीगली नहीं माना जाएगा। अब उनको क्या माना जाएगा, वो लीगली है। मतलब क्या है कि अब उनको भारतीय नागरिकता लेनी तो एक एप्लीकेशन करना है, उनको एप्लीकेशन करना है और उनको फिर भारत की नागरिकता मिल जाएगी आसानी से। तो ये चेंज किया गया है और इसी को CAA बोलते हैं, ठीक है। इसमें इसका मेन हिस्सा यही है, मतलब अब ये लोग आएंगे, भारत की नागरिकता इनको मिल जाएगी, इससे किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा रही, ये बात सही है। बट इसके और पहलू है जो हमें समझना होगा। अगर वो नहीं समझेंगे तो ये आसानी से लगेगा कि अरे नहीं, CAA तो किसी को सिर्फ नागरिकता दे रहा है, किसी से छीन नहीं रहा है। बट असल कहानी कुछ और है। अगर हम लोग यही कानून के अंदर में जाते हैं तो यहाँ पर एक कलम है 41A, इसमें क्या लिखा है कि इश्यू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, मतलब नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इश्यू करने के बारे में बात की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगी, एक रजिस्टर बनेंगी जिसका नाम रहेगा नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स। ये रजिस्टर बनेगा। अब ये वही कानून है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगी, एक रजिस्टर बनेगी, उसको बोला जाएगा नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स, और उनको एक कार्ड देंगी। मतलब कौन सा कार्ड रहेगा, वो सिटीजनशिप कार्ड रहेगा, आइडेंटिटी कार्ड रहेगा, नेशनलिटी कार्ड बोलेंगे जिसको हम लोग, मतलब जो भारत का शहरी है उसको ये कार्ड दिया जाएगा। तो ये रजिस्टर, अब ये जो 14A है, इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए या इसको अमल में लाने के लिए इसका पहला प्रयोग किया गया था आसाम में, ठीक है। तो इसको अमल में लाने के वास्ते कुछ रूल बनाए गए और वो रूल आपके सामने यहाँ पर है। और इसको इम्प्लीमेंटेशन आसाम में किया गया है, अभी हाल ही में किया गया है, कुछ साल पहले। तो आसाम में इसको पूरा किया गया। अब यही अगर पूरे देश में लागू करेंगे तो अब ये रूल क्या है, देखो ये रूल क्या है, इसको NRC बोलते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब NRC, ठीक है। तो ये पूरा रजिस्टर में किस हिसाब से लोगों को रजिस्टर किया जाएगा उसके सारे रूल्स है इसमें दिए गए। एक रजिस्टर जनरल बनाया जाएगा, मतलब एक आदमी बनाएगा जिसको रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इशू यहाँ पर, मतलब ये जो रजिस्टर प्रिपेयर करेंगे तो ये एक अथॉरिटी के अंदर में प्रिपेयर किया जाएगा और वो अथॉरिटी का जो हेड रहेगा उसको बोलेंगे रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्टर जनरल ऑफ ये वाला इंडिया। तो ये रहेगा जिसके अंदर में पूरा कामकाज देखा जाएगा। अब इसमें बहुत सारे रूल है, मैं आपको समझाता नहीं हूँ, जो जरूरी है वो समझते हैं सिर्फ इसमें सेक्शन नंबर 3 ये उसी के अंदर का है। इसमें नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स सेक्शन नंबर 3 है। तो 3 के अंदर में क्या बोला गया है ना, समझते हैं इसको, यही हमारे लिए सबसे जरूरी है समझना, ठीक है। एक रजिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, मतलब एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसको बोलेंगे रजिस्टर जनरल ऑफ सिटीजन इंडिया। ये देखो, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये बनाया जाएगा। इसकी अथॉरिटी के अंदर में एक एप्लीकेशन, एक फॉर्म बनाया जाएगा और वो फॉर्म कुछ इस तरह रहेगा, उसमें ये सारी डिटेल देनी है। अब डिटेल कौन कौन सी है इसमें, पहले तो आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम है ना, सेक्स क्या है वो, डेट ऑफ बर्थ और कहाँ पैदा हुए, डेट ऑफ प्लेस, मतलब आप कहाँ पैदा वो भी बताना है आपको। फिर आपका परमानेंट और टेम्पररी रजिस्टर एड्रेस भी बताना है, उसके साथ में आपकी शादी हुई है कि नहीं वो भी बताना है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब आपके शरीर पे कोई निशानी है क्या वो बताना है, जैसे तिल वगैरह होती है वैसा। उसके बाद में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो लिखा है ना, आपको ये बताना पड़ेगा, मतलब जो आसाम में इम्प्लीमेंटेशन किया गया है उसमें ये बताना था उन लोगों को, इसको समझ। मतलब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स, मतलब आप कब इंडिया के सिटीजनशिप ली है वो बताना है आपको, आप कब शहरी बने वो बताना है, वो डेट बताना है, उसका सीरियल नंबर बताना है, मतलब वो सर्टिफिकेट बताना है आपको। अब ये सर्टिफिकेट
मतलब कौन सा, सिटीजनशिप का, कि आप भारत के शहरी वो बताना है। उसके अलावा उसका नंबर है और ये बात है नेशनल आइडेंटिटी नंबर, ये बात है। तो आपको भारत का शहरी बताना पड़ेगा खुद। अब जब आसाम में इम्प्लीमेंटेशन किया गया तो भारत का शहरी मतलब जो भारत का कानून है उसके हिसाब से। अब कुछ बातें यहाँ क्लियर करना जरूरी है आपको कि यहाँ पर वो कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि वो रूल कब आएंगे तब, या वो इम्प्लीमेंट पूरे भारत में करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी फिक्स नहीं है। क्योंकि अमित शाह ने बहुत बार बोला है कि एनआरसी का और सीएए का कोई संबंध नहीं है, और जो आसाम में एनआरसी लागू की गई थी वो और जो भारत में अगर की जाएंगी इन फ्यूचर तो वो बहुत अलग रहेगी, वो दूसरों को जोड़ के देखना सही नहीं होगा। और जो पूरे भारत में हम लोग लागू करेंगे तो उसके रूल फिर से पब्लिश करेंगे। मतलब ये जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ ना यहाँ पे, तो ये आसाम के लिए उन्होंने पब्लिश किए थे, गवर्नमेंट ने आसाम के लिए पब्लिश की थी गवर्नमेंट ने। अब ये पूरे भारत में क्या सेम रहेंगे, क्या इसमें बदलाव होगा, ये देखने वाली बात है। और ये आसाम के लिए था एग्जाम्पल। अगर वो यही करते तो यहाँ पर सिटीजनशिप देने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट डालते या कौन सी कंडीशन डालते, वो भी डिपेंड करेगा इन फ्यूचर अगर वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तब। अभी तो सीएए है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपका शहरियत प्रूफ करना पड़ेगी। अब वो कैसे, तो देखो ये जो भारत का जो कानून है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, उसके अंदर में मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 तरीके से कोई भी भारत का शहरी बनता है। एक तो उसकी पैदाइश, उसके बाद में डिसेंट मतलब उसके पूर्वज कभी इंडिया में होंगे। तीसरा एप्लीकेशन वाला था जो मैंने स्टार्ट में आपको समझाया, मतलब बाहर के लोग एप्लीकेशन देकर मतलब एप्लीकेशन करेंगे और इंडियन गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल करी तो वो भारत का शहरी बन जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अभी एक पाकिस्तान का सिंगर है, मतलब पाकिस्तान का थे, अभी इंडिया के हो गए, तो इन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन किया था इंडिया में। इनका नाम है अदनान सामी। तो यह है, इन्होंने एप्लीकेशन के जरिए इंडियन सिटीजनशिप ली थी और उन्हें मिल भी गई है, अभी वो भारत के शहरी है। और दूसरा है नेचुरलाइजेशन मतलब कुदरती तौर पर अगर आप यहाँ से अगर आप 5 साल मतलब कोई इंसान 5 साल से वीजा लेकर यहाँ कंटिन्यूसली रह रहा है इंडिया में, बार बार वीजा ले लेके, तो नेचुरली तौर पर फिर वो क्या होगा, भारत का शहरी बन जाएगा। तो ये तरीका है। तो हमारा लेना देना किससे है, इससे, मतलब पैदाइश से लेकर। अब भारत में आप पैदा हुए तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएंगे, आप पैदा हुए तो थोड़ा समझते इसको क्या है। तो बाय बर्थ, देखो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ क्या लिखा है। तो इसमें 3 हिस्से किए गए इसके। अगर आप, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, डेट नहीं बता रहा हूँ, 1950 से लेकर 1987 तक अगर भारत में पैदा हुए होंगे, मतलब आपका सिर्फ पैदा होना जरूरी है। यहाँ पे आपके माँ बाप कहाँ के वो डिपेंड नहीं करता, वो कहीं के भी होने दो, सिर्फ आपने पैदा होना चाहिए इंडिया में। अब पैदा होना चाहिए मतलब जब का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपने वहाँ पे रजिस्टर करना चाहिए उसको। अब कहाँ रजिस्टर करना है वो समझाता मैं। रजिस्ट्रेशन कहाँ करना रहता है, हमारे अगर आप शहर के हैं तो आपकी जो कॉर्पोरेशन है, नगर पालिका, महानगर पालिका, वहाँ पे है ना, महानगर पालिका। और गांव में तो गांव की पंचायत में आपको रजिस्टर कराना होता है। अब मतलब आप 1950 से लेकर 1987 तक अगर भारत में पैदा होंगे, इररिस्पेक्टिव आपके माँ बाप कहाँ के, वो जरूरी नहीं है, सिर्फ पैदा होना लाजमी है, बस आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद में दूसरी कैटेगरी कौन सी है, दूसरी कैटेगरी ये है कि वह 87 से 1987 से 1987 से 2003 तक 21 सालों में अगर आप इंडिया में पैदा हुए तो आपका एक तो आपकी जो मदर है, मदर या और लिख रहा हूं मैं, और फादर, मदर या फादर दोनों इंडिया के रहवासी होने चाहिए, इंडिया के शहरी होने चाहिए, सिटीजनशिप होनी चाहिए उनके पास। ऊपर सिर्फ पैदा होना काफ़ी है। यहाँ पर 87 से 2003 तक आप इंडिया में पैदा हुए, उसके साथ साथ आपके माँ या बाप दोनों इंडिया का रहवासी होना चाहिए उनके पास में, या फिर भारतीय होने चाहिए। तीसरा रूल है, मतलब यहाँ से ऑनवर्ड, मतलब 2003 के बाद, मतलब अभी तक, तो आप अगर यहाँ पे आप इंडिया में पैदा होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ साथ आपके दोनों माँ बाप है ना, बोथ पेरेंट, माँ बाप दोनों ही बोथ इंडिया के सिटीजनशिप होने चाहिए, या फिर और या फिर दोनों में से एक, है ना, दोनों में से कोई एक माँ या बाप कोई एक होना चाहिए। और जो दूसरा वो इलीगल नहीं होना चाहिए, दूसरा है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए।
इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, तब आप भारत के शहरी है। मतलब तीनों सूरतों में आपका पैदाइश यहाँ की होनी चाहिए। सिर्फ पैदाइश होने से जरूरी नहीं है, आपको उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्टर रजिस्टर कहाँ कराते हैं हम लोग, है ना, कॉर्पोरेशन में। कॉर्पोरेशन अगर शहरी है तो, अगर गांव के तो गांव की पंचायत में, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। अब भारत की जो पॉपुलेशन है तो उसमें जो गांव के हैं रूरल के, तो 75% लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं है। और शहरी है तो 50% के नहीं है रजिस्ट्रेशन, है ही नहीं रजिस्ट्रेशन, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, किसको पता ही नहीं था कि रजिस्टर भी करना होता है। मैं खुद आपके सामने लेक्चर ले रहा हूँ, पर मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है खुद पंचायत में, मतलब है ही नहीं हमारे पास में रजिस्ट्रेशन। तो क्या किया जाए और फिर क्या इसका सॉल्यूशन क्या है। रजिस्ट्रेशन नहीं तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए बेसिक्स रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बेसिक्स डॉक्यूमेंट क्या रहता है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, और दूसरा रहता है, मतलब 2 डॉक्यूमेंट मेन है यहाँ पे आपके पास। ये 2 डॉक्यूमेंट मेन होने चाहिए रजिस्टर कराने के लिए। एक तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर दूसरा आपके पास में पासपोर्ट होना चाहिए आपका, तब आपका आसानी से रजिस्टर हो जाता। मतलब रजिस्टर होता कैसे वो समझाने वाला हूँ मैं आपको। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, इसको और समझते। अब देखो बच्चों, जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको तो डायरेक्ट उनका बर्थ सर्टिफिकेट निकल जाएगा। अगर कोई भी पैदा हुआ है और पंचायत में रजिस्ट्रेशन किया गया है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट निकल जाएगा और उसको कोई मसला ही नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट काफ़ी है, उसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है। पर बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, तो फिर क्या करें। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चलेगी क्या, ये सिटीजनशिप के लिए चलेगी, पर इसके लिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा क्या है। तो आपको सबसे पहले आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। मतलब ये सिटीजनशिप किसको मिलेगी, जो पैदा हुए और उनके पास सर्टिफिकेट है वो। पर ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर कराया ही नहीं है खुद को, तो फिर क्या करना चाहिए। तो उसके लिए कानून है, फिर हमारे पास में एक कानून है, ये वाला अलग से कानून है ना। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ, मतलब कोई पैदा हुआ या फिर कोई मर गया तो उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता, और उसके लिए हमारे व्यवस्था की गई है उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना। उसके लिए एक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया रहता है ना, ये वाला रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। और फिर इसके बाद में हर जगह पर उनके ऑफिस है, जैसे कि पंचायत में भी एक ऑफिसर रहता है जो रजिस्टर करता है, और हमारी जो महानगर पालिका है या नगर पालिका है वहाँ पे भी इसका एक डिपार्टमेंट रहता है और वहाँ पे ऑफिसर रहते हैं। तो आपको यहाँ पर अगर कोई बच्चा पैदा हुआ या कोई मर गया तो उसको 1 साल के अंदर में, मतलब 30 दिन के अंदर में आपको उसको रजिस्टर करना पड़ता। जाकर कहाँ जाके करेंगे, एक तो पंचायत में करो जाके, या फिर कॉर्पोरेशन में, नगर पालिका में, महानगर पालिका, जो भी आप जहाँ रहते वहाँ करना है आपको 30 दिन में। कोई दिक्कत नहीं, अगर 30 दिन नहीं करे आपने तो 1 साल तक है ना, 1 साल तक आप वहीं जा सकते हैं। 1 साल तक जहाँ तक के वो आपसे कुछ फीस लेंगे लेट रजिस्ट्रेशन की, और आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। मतलब 1 साल के अंदर आप कर सकते कुल मिला के। अगर 1 साल से ज्यादा हो गया तो फिर क्या करें, तो फिर यहाँ पे एक सेक्शन है 13 नंबर की, वो जो आगे बताता मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर ये 13 नंबर की सेक्शन है, आ गई। हाँ, डिले, तो ये है। अब सब हम लोग डिले की कैटेगरी में आते हैं। अभी के जो पैदा हो रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन सब करा रहे हैं ना, अब सब डिले है, हमने रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं, तो कराना पड़ेगा। तो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप समझाता हूँ मैं आपको। देखो, मुझे पक्का यकीन है कि आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, ना ही पासपोर्ट है। आप क्या करेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए क्या करेंगे, यहाँ समझाता हूँ क्या लिखा है इसमें। आप क्या करेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए क्या करेंगे, सर्टिफिकेट निकालने के लिए आपको पहले जाना है, जो डिले हो गए उनके पास में आप जाएंगे। आपकी महानगर पालिका है, वहाँ पे महानगर पालिका है, वहाँ पे जाना है आपको। अगर गांव के होंगे तो आप पंचायत के पास जाइए, पंचायत के पास जाइए, ग्राम पंचायत, हाँ, ये दोनों जगह जाइए। वो आपका सर्टिफिकेट के लिए चेक करेंगे और देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन है क्या, और बोलेंगे आपका नहीं है तो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे अलग से। बोलेंगे आपको कोर्ट के डायरेक्शन लेके आओ, कोर्ट का ऑर्डर लेके आओ, कोर्ट का ऑर्डर लेके आओ बोलेंगे आप, और साथ में एक सर्टिफिकेट देंगे, है ना, एक सर्टिफिकेट देंगे, ये लेके जाओ, कोर्ट का ऑर्डर लाओ, तब तक नहीं देते हम लोग आपको। तो आपको वो सर्टिफिकेट, वो जो कोर्ट का ऑर्डर के लिए एक सर्टिफिकेट देंगे वो लेना है।
और वो लेने के बाद में आपको जाना है लॉयर के पास। लॉयर के पास जाना है। लॉयर क्या करेगा, आपका ड्राफ्ट बनेगा, आपको नहीं जमेगा, अपने लॉयर के पास ही जाना। एक ड्राफ्ट बनेगा, ठीक है, उसमें वो बोलेगा कि क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उसकी वजह बताएगा कि सब अनपढ़ थे, किसको पता नहीं था कैसे रजिस्ट्रेशन कराता है, क्या है, हालात नहीं थे, कानून का नॉलेज नहीं था, इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो ड्राफ्ट बनेगा, उसके साथ साथ ये जो नगर पालिका ने ऑर्डर दिया वो ऑर्डर की कॉपी लगाएगा, ठीक है। आपका आधार कार्ड, जो भी आपके पास है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी लेके जाओ। ये सारे डॉक्यूमेंट लगाओ और फिर बाद में ये सारे रिपोर्ट के बाद में जो कोर्ट है ना ऑर्डर देगा आपको, और आपका मतलब कोर्ट क्या करेगा, एक ऑर्डर देगा, फिर वो ऑर्डर आपको वापस वहाँ लेके जाना है नगर पालिका के पास। ये यहाँ से कोर्ट का एक ऑर्डर रहेगा, ये ऑर्डर रहेगा, यहाँ लेके जाना है, वो आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन करा के देगा, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन करेगा। यहाँ पर वो जो लॉयर है वो आपसे एक एफिडेविट भी करा के लेगा, वो भी ज़रूरी है। एफिडेविट बोले तो आपसे एक प्रतिज्ञा पत्र लेने लगेगा लॉयर, और ये सब डॉक्यूमेंट लगेगा, और डॉक्यूमेंट लगाने के बाद में कोर्ट में फाइल करेगा। फिर कोर्ट अपना टाइम लेकर उसमें ऑर्डर देंगे और इनको आदेश देंगे, दोनों को, महानगर पालिका को और पंचायत को, क्या ये बंदे का क्या करो, आप रजिस्ट्रेशन कराओ बर्थ। फिर आप जैसे बर्थ रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका समझो सिटीजनशिप आपकी होगी मुकम्मल, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये इतने डॉक्यूमेंट लगाना है, आपके पास जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड खानदान के डॉक्यूमेंट्स होंगे पुराने, वो सब लगा सकते हैं आप यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। जितने डॉक्यूमेंट जोड़ेंगे उतना कोर्ट को आसान जाएगा ऑर्डर देने के लिए, तो बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब इसलिए बता रहा हूँ मैं। अब देखो, ये इसके बारे में थोड़ा और समझा देता हूँ। ये पूरी कहानी मैंने आपको समझाई कि क्या है। पहले तो इसको फिर से शुरू करते हैं। देखो, ये करना इसलिए ज़रूरी है, थोड़ा यहाँ बता दूँ मैं प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है। देखो, अभी ये बाहर के जो जितने भी नॉन मुस्लिम है, मतलब मुस्लिम के अलावा है, वो यहाँ पर आगे मान लेते हैं, ठीक है, आगे मान लेते हैं। CA के जरिए CAA आ चुके हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसको, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिया के मुस्लिमों को कोई प्रॉब्लम नहीं इससे भी। हालांकि ये धर्म के बेस पे करना कॉन्स्टिट्यूशनल के खिलाफ भी है, वो कैसे मैं अलग लेक्चर में बताऊंगा। तो यहाँ आगे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जैसे अब क्या करेंगे, अगर NRC अगर इसके साथ इम्प्लीमेंटेशन किया गया, NRC इम्प्लीमेंटेशन किया गया, कैसा, जैसा आसाम में किया गया, वैसा जो मैंने अभी समझा आपको, वैसा ही कि वैसा इम्प्लीमेंटेशन किया गया। तो अब ऐसा किया जाएगा क्या, तो बिल्कुल होम मिनिस्ट्री ने या अमित शाह ने क्लियर बोला था इस पर कि अभी ये इम्प्लीमेंटेशन आसाम के बाहर करने का हमारा कोई नियोजन नहीं है, और अगर करेंगे भी तो आसाम की तरह नहीं रहेगा। वो सिर्फ एक सिंपल एक रजिस्टर रहेगा जिसमें आप आम डॉक्यूमेंट भी बता सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड भी बताए तो भी चलेगा, आधार कार्ड भी बताए तो भी चलेगा आपका, या फिर इलेक्शन ID कार्ड भी बताए तो भी चलेगा। तो वो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा आसाम की तरह, वो सादा रहेगा, कुछ टेंशन का काम नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। इम्प्लीमेंटेशन करे भी तो पहले करने का कोई नियोजन नहीं है, करे भी तो सिंपल रहेगा, रजिस्टर रहेगा, वो आपको आम डॉक्यूमेंट देने हैं जो आपके रोजमर्रा के, ऐसे आपको सिटीजनशिप का आपका बर्थ सर्टिफिकेट ही चाहिए, ऐसा उन्होंने कुछ बोले नहीं। पर अब जो भी है एहतियातन, अगर यहाँ पर अगर मान लो आसाम की तरह स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन किया गया तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि हमारे पास भारत में मान लेते 50% के पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या पासपोर्ट नहीं है, तो आधे भारत के लोग क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो रजिस्टर में इंक्लूड नहीं होंगे, मतलब वो भारत की शहरियत नहीं रहे, वो खत्म होगी उनकी शहरियत या सिटीजनशिप उनकी कैंसिल होगी। तो इसमें क्या रहेगा, जो मुस्लिम के अलावा जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी रहेंगी वो सारे CAA के जरिए वापस इंडिया में आ जाएंगे, और बचे रहेंगे मुस्लिम, जिनकी उनको फिर अब क्या होगा आगे। ये सिर्फ ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, ये फैक्चुअली हालात आपके सामने रख रहा हूँ मैं ऐसे, और लीगली पूरे सामने आपके इसलिए रख रहा हूँ, इसमें कोई डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। पर ये प्रोबेबिलिटी ऐसी है, इसलिए हमको क्या करना है कि हमको हमारे डॉक्यूमेंट तो क्लियर कर लेने ना, ये तो होगा जब देखेंगे क्या करना है, वो तो गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर में फैसले लेंगी। हम एज अ शहरी, भारत के शहरी, हम क्या हमको करना है, प्रोटेस्ट करना है, क्या करना है,
वो हम देखेंगे। अभी तो हाल में कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सीए कुछ मुश्किल नहीं है, वो तो इम्प्लीमेंटेशन करेगी तो कोई दिक्कत नहीं, पर एनआरसी आसाम की तरह इतना स्ट्रिक्ट लेवल पे करे तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तब है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है कि अभी मैंने डॉक्यूमेंट आपको समझाया कि आपके पास बहुत सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या कीजिए, वो जो मैंने समझाया प्रोसेस आपको, उसके जरिए आप क्या कीजिए, उसको जमा कीजिए। अभी यहाँ पे डिले, मतलब ये जो मैंने अभी समझा आपको, ये डिले का वही है, मतलब आप रजिस्ट्रेशन में डिले कर दिया आपने, तो कैसे कर सकते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। ये जो मैंने हिंदी में समझा, ये पावर किसको दिए, लिए कोर्ट के पास से परमिशन लेके ही रजिस्टर होगा, कोर्ट या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, मतलब एक तो छोटी जो जेएमएफसी होती है, जेएमएफसी छोटी कोर्ट हर तालुका लेवल पे होती है वो, या फिर तहसीलदार, तहसीलदार या फिर एसडीएम या फिर कलेक्टर, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनके पास ये पावर है। आमतौर पे महाराष्ट्र में कोर्ट में ही कर लेते, जेएमएफसी छोटी कोर्ट है, हो जाता 2-3 महीने में, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपके सामने थी। फिर एक बार बोल रहा हूँ मैं आपको, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें एक साथ आपको इसलिए बताना जरूरी था ताकि आपको समझ में आए कि क्या है, क्योंकि जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी आपकी कोई राय कायम नहीं हो सकती। अभी यहाँ पर सीए क्या है, एनआरसी क्या है, और असम में क्या हुआ, और आने वाले टाइम में क्या हो सकता नहीं हो सकता, ये सब प्रोबेबिलिटी है। अभी हाल ही में आसाम के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी सीए का, भारत में कोई नहीं कर रहा है, आसाम के लोग कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम कर रहे हैं वहाँ पे भी, क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत सारे बांग्लादेश के नॉन मुस्लिम, अदर नॉन मुस्लिम यानी और कम्युनिटी के बहुत सारे लोग बांग्लादेश में आएंगे तो वहाँ की डेमोग्राफी चली जाएंगी, वहाँ के लोगों के रोजगार, वहाँ के जो उनकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर और असर पड़ सकता। ये सब बातों को लेकर वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाज़ाब्ता। तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर से जो हेमंत विश्व शर्मा, उन्होंने तो ये बोला है कि अगर जो बाहर के लोग अगर मतलब एनआरसी में जो नहीं आए, उसके अलावा जो अगर लिए गए तो मैं खुद पहले रिजाइन करूंगा, ऐसा खुद उन्होंने कहा है 2 दिन पहले। तो ये इतनी सादी बात नहीं है। फिर एक बार बोल रहा हूँ, सारी डिटेल समझना जरूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पैनिक होना है और ऐसी वैसी हरकतें करनी है। अब यहाँ से आप किसकी भी बात सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। तो आप फैक्चुअली सब करेक्ट रहेंगे तो आपको सारी सिचुएशन समझ में आएगी। ठीक है, यही मेरा पर्पस था आपको बताने का। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ अब नई अपडेट के लिए मैं आपको ज़रूर मिलूंगा। आप ये वीडियो अगर आपको ठीक लगता है तो, मतलब जो मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको लगता है प्रॉपर है, तो इसको बाकी लोगों तक भी पहुँचाइए ताकि सबको पता होना चाहिए क्या फैक्चुअली क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दो, बाय बाय।